नमस्कार, आप देख रहे हैं पविता को। मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र उन्नति विधान जारी कर दिया है। प्रियंका गांधी इस मौके पर मौजूद रही। कांग्रेस का दावा है कि इस मैनिफेस्टो को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और पीएल पुनिया ने जनता के बीच जाकर तैयार किया है। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का तीसरा हिस्सा है। कांग्रेस का कहना है कि उनके नेताओं ने जनता के मुद्दों को समझा है और उन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए युवा विधान और महिलाओं के लिए शक्ति विधान घोषणा पत्र जारी कर चुकी है कि किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सब ने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं। 2500 में गेहूं धान और 400 में गन्ना खरीदा जाएगा। बिजली बिल सबका हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में जिस का बकाया है वो साफ किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। जिस को कोरोना से सबसे ज़्यादा आर्थिक मार पड़ी उन परिवारों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि वो एक बार फिर अपने पैरों पे खड़े हो सकें। हमने पहले भी ये बहुत बार घोषणा की है, फिर से दोहरा रहे हैं कि 20 लाख सरकारी रोज़गार दिलवाएंगे। इसका पूरा खाका तैयार करके हमने भर्ती विधान में आपको कुछ दिनों पहले बताया था। उसमें से 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे या और रोज़गार हम माफ़ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोज़गार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोज़गार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। अगर कोई भी बीमारी हो तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त मिलेगा। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाएँ। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि जिन को आवारा पशुओं के नुकसान को झेलना पड़ा है उन्हें 3,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और एक गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी जिसके काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, लेकिन एक एलिमेंट ये है कि 2 रुपये किलो में गोबर खरीदा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है और फिर उस गोबर को वर्मी कंपोस्टिंग में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे बहुत सुविधा होती है। छोटे और मझोले उद्योगों के लिए देखिए, हम सब ने देखा है, आपने हाल ही में बागपत में एक छोटे व्यापारी की हालत देखी और हम सब ने वो बहुत ही दुखद घटना, एक तो फेसबुक पे लाइव हुई और हमें पता चला कि उनकी पत्नी की मृत्यु भी हुई है। बहुत ही ज़्यादा दुखद ये घटना हुई, लेकिन ये हम पूरे प्रदेश भर में देख रहे हैं। चाहे मैं नोएडा में गई प्रचार करने के लिए, चाहे मैं बुंदेलखंड गई, चाहे झांसी में थी, चाहे यहाँ पे लखनऊ में हो, चाहे जहाँ भी मैं जा रही हूँ, ये देखने को मिल रहा है कि जो छोटे व्यापारी हैं और मझोले व्यापारी हैं वो एकदम इतने त्रस्त हैं और परेशान हैं क्योंकि उनके लिए एकदम कोई भी सपोर्ट, समर्थन सरकार की तरफ से नहीं आया है। और चाहे नोटबंदी हो, चाहे उसके बाद जीएसटी हो और उसके बाद जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, सबसे बड़ा प्रभाव इन्हीं व्यापारियों पे हुआ है। तो चाहे छोटे दुकानदार हों, छोटा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, बहुत ही ज़्यादा असुविधा हुई। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत दुख की बात है कि इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिली। और इस बजट में जो 2-3 दिन पहले आई,
उसमें भी आपने देखा होगा कि जहां बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनके लिए तमाम योजनाएं, तमाम समर्थन और हर चीज़ लिखी गई, लेकिन इन छोटे व्यापारियों के लिए कुछ नहीं लिखा गया, गरीबों के लिए कुछ नहीं लिखा गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक ख़ास मदद हम छोटे व्यापारियों की करें। इसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो पारंपरिक क्लस्टर्स होते थे, जैसे मुरादाबाद में पीतल का क्लस्टर, कानपुर में लेदर, इनको हम और मजबूत बनाएं। और इसमें नौजवानों को, अगर नौजवान अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहता है, अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, एक यूनिट खड़ा करना चाहता है, उसके लिए हमने भर्ती विधान में ऑलरेडी बोला था कि हम किस तरह की सुविधाएं देंगे। जैसे उनको लोन मिलेगा 1% ब्याज पे, और किस तरह से हम उन क्लस्टर्स को डेवलप करेंगे ताकि उन क्लस्टर्स में जितनी भी सुविधाएं हैं इंडस्ट्री के लिए वो मिले और पूरी तरह से इन छोटे व्यापारियों की मदद हो। श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है कि आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी। संविदा कर्मियों का नियमितीकरण कई चरणों में किया जाएगा। सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा। तो ये हमारे इस उन्नति विधान में है कि हम आउटसोर्सिंग बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आस्ते आस्ते एक एक करके कुछ चरणों में जितने भी आउटसोर्स्ड हैं और अभी संविदा कर्मी हैं उनका नियमितीकरण हो। नियमितीकरण से उनका जो मानदेय है वो सम्मानजनक बन जाएगा और अन्य सुविधाएं अन्य सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। रसोइया का जो मानदेय है उसको हम 5,000 रुपये तक प्रतिमाह बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ तक भूमि अधिकार दिया जाएगा, झुग्गी वाली ज़मीन आपके नाम की जाएगी और मध्यम वर्ग को किफ़ायती आवास के लिए भूमि को और आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रामीण विकास के लिए दो जो मुख्य बिंदु हैं, हालांकि इसमें शहरी विकास, ग्रामीण विकास, मिडिल क्लास के लिए और बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय अभी नहीं लेना चाहती। जो मुख्य बिंदु है ग्रामीण विकास में, ग्राम प्रधान का वेतन हम 6,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहते हैं और चौकीदारों का वेतन 5,000 रुपये प्रति माह तक। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बजट में 5% बढ़ाना चाहते हैं। कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। शिक्षा में स्कूल फीस में जो बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उस पर नियंत्रण किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर इंटरनेट व अन्य सुविधाओं से युक्त सार्वजनिक पुस्तकालय बनाए जाएंगे। शिक्षकों के खाली कुल 2 लाख पदों को भरा जाएगा। एड हॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्र को, ये प्लीज़ ध्यान से सुनिए, एड हॉक शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का अनुभव व सेवा अनुसार नियमितीकरण किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिमांड था और शिक्षा मित्रों ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया। मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली, बहुत सारी शिक्षा मित्रों से मिली जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़े, कि उनका नियमितीकरण किया जाए। तो हम उनको कहना चाहते हैं कि हमने आपकी आवाज़ सुनी और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम आपके लिए करके दिखाएंगे। संस्कृत और उर्दू शिक्षकों के खाली पद जो हैं वो भी भरे जाएंगे। सामाजिक न्याय के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों व अनुसूचित जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का सब कोटा बनाया जाएगा। निषादों को नदियों से संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। अति पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति, हॉस्टल्स जैसे लक्षित कार्यक्रम इस उन्नति विधान में है। कारीगरों व बुनकरों के लिए विधान परिषद में एक आरक्षित सीट। मैं तो चाहती हूँ कि आप मीडिया के लिए भी एक आरक्षित सीट होनी चाहिए इसमें। कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। दिव्यांग बहनों और भाइयों के लिए
3,000 रुपये प्रति माह का पेंशन। मैं झांसी गई थी, उस समय मुझसे कुछ लोग मिले थे और उन्होंने मुझे कहा था कि उनका पेंशन बहुत ही कम है, कम से कम 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाना चाहिए। तो उनकी बात सुनते हुए मैंने सबसे बात की, चर्चा की और ये हमने तय किया कि ये बिल्कुल पॉसिबल है और हम इसको करेंगे। तो मैं आपको ख़ास बताना चाहती हूँ जो मुझसे मिले थे कि ये आपकी मांग हमने इस घोषणा पत्र में डाली है। महिला पुलिस कर्मियों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग की अनुमति। बहुत सारी महिला पुलिस कर्मियों से मैं इत्तेफाक से मिली हूँ। कुछ कई लोगों ने मुझे हिरासत में लिया, उस समय बातचीत करने का मौका मिला और पता चला कि किसी का घर नोएडा में है, पोस्टिंग सीतापुर में है। माँ अकेली नोएडा में है और उनको सीतापुर आना पड़ रहा है काम करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा मुद्दा है उनके लिए और मेरी बहनें हैं, उनकी मदद के लिए हमने सोचा कि अच्छा रहेगा कि उनके घर के ही एरिया में उनकी पोस्टिंग हो। पूर्व सैनिकों के लिए एक विधान परिषद की सीट और सच्चाई को लिखने वाले और दिखाने वाले जो पत्रकार हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं, उन सब मुकदमों को हम ख़त्म करेंगे। तो आपको स्वतंत्रता मिलेगी जो आज आपके पास है नहीं। तो ये मुख्य बिंदु हैं। मैं कहना चाहती हूँ और मैं बार बार इस बात को दोहराती हूँ कि चुनाव के समय हमें विकास की बात करनी चाहिए, हमें उन मुद्दों को उठाना चाहिए जिससे आपका जीवन बेहतर बने। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मैं पूछती हूँ 5 सालों में आपका जीवन बेहतर हुआ, आपको सुविधाएं मिली? और एक जगह नहीं है, एक घर नहीं है, एक परिवार नहीं है जो मुझे इस सवाल के जवाब में हाँ कह सकता है। सब कहते हैं, कई नौजवान हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है राशन मिल गया, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि हम राशन से क्या करेंगे? ठीक है थोड़ी सी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन हमारी प्रगति कैसे होगी? हम सक्षम कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? तो बार बार हम कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, हम एक सकारात्मक प्रचार करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की बात हो, आपकी जनता की बात हो, आपके विकास की बात हो। और मैं जो भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप सारे राजनीतिक दलों से विकास पर अपने जो मुद्दे हैं, आपके मोहल्लों में, गलियों में नल क्यों नहीं है, सड़कें क्यों नहीं बनी हैं, बिजली क्यों नहीं है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, शिक्षा की सुविधा क्यों नहीं है, सेहत के लिए क्या सुविधा है, ये सब सवाल आप उठाएं और उनको मजबूर करें कि इन सवालों पे चुनाव लड़ा जाए। तो आशा है कि हमारा जो घोषणा पत्र है इसमें आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान की बात है। आप सब इसको ध्यान से पढ़ेंगे और वोट डालने के समय भी इस पर आप अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग में अब एक दिन का ही समय रह गया है। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां पर वोटरों को रिझाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता लगातार रैलियों और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुरादाबाद जिले में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर दिए गए बयान पर जमकर निशाना साधा गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना उन्होंने साधा है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयानों का मंच पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की है, जिसमें भारी संख्या में लोगों के मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा बड़े बयान दिए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल ने इस्तीफा दे दिया है। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की एक और पोस्टर गर्ल वंदना सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वंदना सिंह यूपी महिला कांग्रेस के मध्य जोन की उपाध्यक्ष थी। वंदना सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप भी लगाया है। वंदना सिंह ने कहा कि ईमानदार कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, टिकट में दलाली की जा रही है। कांग्रेस की पदाधिकारी हूं, फिर भी प्रियंका गांधी से मिलने का मौका नहीं मिलता। वंदना सिंह ने बताया कि वो 2 साल से प्रियंका गांधी से नहीं मिली हैं। इससे पहले मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का चेहरा रही प्रियंका मौर्य ने कांग्रेस को अलविदा कहा और बीजेपी का दामन थामा था। दरअसल प्रियंका मौर्य पिछले दिनों ही चर्चा में आई थी और उन्होंने प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था।
प्रियंका लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से टिकट मांग रही थी। वहीं प्रियंका के बारे में कहा जा रहा है कि वो प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से नाखुश थी और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। प्रियंका ने तब कहा था कि पार्टी में 24 नाम भेजे गए थे, लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया उसे क्षेत्र में कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने उससे पैसे लेकर टिकट बांटे हैं और उन्हें टिकट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भले ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कोई गठबंधन नहीं हुआ हो, लेकिन राज्य की कुछ सीटों पर दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा है। पिछले दिनों ही कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया था। हालांकि कांग्रेस पहले मैनपुरी की करहल सीट पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस ले लिया। वहीं अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रामपुर खास सीट से अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। इस सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी की बेटी मोना मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं चर्चा है कि एसपी ने कांग्रेस प्रत्याशी को वॉक ओवर दे दिया है। दरअसल रामपुर खास से कांग्रेस उम्मीदवार आराधना मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनके पिता प्रमोद तिवारी को समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान अपना समर्थन दिया है। जबकि पिछले दिनों ही कांग्रेस ने एसपी प्रमुख अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया था, जिसके बाद अब एसपी भी रामपुर खास से प्रत्याशी नहीं उतारेगी। वहीं इसी तरह पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी ने कुछ महीने पहले हुए जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के लोकतांत्रिक के प्रत्याशी को समर्थन दिया था, लिहाजा उन्होंने भी मोना मिश्रा के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। वहीं एसपी ने कांग्रेस को एक तरह से अपना खुला समर्थन दिया है और जनता दल ने भी इस चुनाव में रामपुर खास में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन सियासी गलियारे में चर्चा तेज है कि दोनों दलों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वॉक ओवर दिया है। असल में पिछले दिनों ही कांग्रेस ने करहल और जसवंत नगर विधानसभा सीट के लिए अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया था, जिसके बाद राज्य में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था और लोगों का कहना है कि राज्य में चुनाव के बाद बनने वाली स्थिति के लिए दोनों दल राह आसान कर रहे हैं। चुनाव करीब आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। बीजेपी हमेशा से ही राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनावी माहौल करने में आगे रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज हिंदुत्व को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर उनका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ जम्मू कश्मीर से 370-35A हटाने को लेकर सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। वो वही गीता का उपदेश देते हुए योगी और मोदी को अवतारी पुरुष बता रहे हैं और कहा है कि अगर योगी मोदी ना होते तो ना तिलक लगा पाते, ना भगवा पहन पाते। भगवंत नगर से बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष शुक्ला का प्रचार प्रसार करने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पहली बार देश का प्रधानमंत्री माथे पर तिलक लगाकर भगवे कपड़े पहनकर मंदिर में पूजा करने के लिए जाता है। पहली बार एक योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। धारा 370 को हमने समाप्त किया, 35A को हमने समाप्त किया। भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है। बीजेपी काम से ही पार्टी जीत रही सकती है। धारा 370-35A अयोध्या में भव्य राम मंदिर, बाबा विश्वनाथ और हमारे कृष्ण कन्हैया रह गए हैं, उनको हम काहे छोड़ दें। योगी और मोदी अवतारी पुरुष हैं। ये राजनीति करने के लिए नहीं आए, ये धर्म की स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आए हैं। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी कार पर फायरिंग को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी का कहना है कि उन्होंने यूपी से अपराध को खत्म कर दिया है, तो मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाने वाले लोग कौन थे। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूपी से माफिया राज खत्म हो गया है, तो फिर मेरे ऊपर हमला कैसे हुआ। संभल में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया। ओवैसी ने कहा कि सीएम का कहना है कि उन्होंने सभी अपराध समाप्त कर दिए हैं। अब यूपी में हर कोई अपराध करने से डरता है। अपराधी और माफिया भाग गए हैं। फिर कौन थे जिन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि माफिया जेल भेजे गए, फिर गोलियां चलाने वाले लोग कौन थे। गोली चलाने वाले युवकों को लेकर ओवैसी ने कहा कि वो गोडसे के वंशज हैं। वो उसी मानसिकता वाले लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। वो वही हैं जो अम्बेडकर के संविधान का अनादर करना चाहते हैं। वो कानून के शासन पर नहीं बल्कि बंदूक के शासन पर भरोसा करते हैं। वो मत पत्रों पर नहीं बल्कि गोलियों पर भरोसा करते हैं। कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर मेरठ से लौटते वक्त छिजारसी टोल गेट पर फायरिंग की गई थी। उन्होंने गाड़ी पर लगी गोलियों के निशान को शेयर किया था। बकौल ओवैसी उनकी गाड़ी पर 4 राउंड फायर हुए थे।
थे। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं केंद्र सरकार ने ओवैसी को जेट श्रेणी की सुरक्षा भी देना चाहा, जिसे ओवैसी ने लेने से इनकार कर दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप